नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ईरान फिर से थर्रा उठा दो बम अटैक से और 100 लोगों के आसपास जानें चली गई हैं उनकी, प्लस काफी लोग वहां पे घायल हैं, वुंडेड हैं। समझने की बात यह है कि आखिर ये बम कहां फटा, क्यों फटा और इसका सिग्निफिकेंस क्या दिखने को आता है। कहा जाता है 1979 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो इस मैसिव स्केल पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो जब गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की गई कि कहां ये बम फटा, तो पता चला 2020 की एक गुत्थी सामने आई। कहा जा रहा है कि यूएस का खौफ रशिया नहीं, चाइना नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान के कमांडर से कई बार इतना ज्यादा खौफ में यूएस रहता है कि अपने ड्रोन से हमले करवा करवा के यूएस ईरान के कमांडर्स को मरवा देता है। यही हुआ 2020 में। ईरान के एक शैडो कमांडर जिसका नाम है कासिम सुलेमानी, ये ईरान में भी मौजूद नहीं थे, ये इराक में थे, इराक के बगदाद में। ये अपनी फ्लाइट से उतरते हैं, कार में बैठते हैं, 2-3 कमांडर के साथ, और एक ड्रोन आता है। ड्रोन है यूएस का, उसका नाम है MQ-9 रीपर। MQ-9 रीपर। इसके काम दो हैं। ये स्पाइंग भी करता रहता है, हवा में उड़ता रहा, सब देखता रहेगा, और जब जरूरत पड़ती है तो अटैक भी करता है। और इसी ने अटैक किया, उस पूरे गाड़ी को उड़ा दिया गया और कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी जाती है, जो ईरान का कहा जाता है बहुत बड़ा कमांडर था, शैडो कमांडर के नाम से भी जाना जाता था। लोगों को हवा ही नहीं लगी कि कहां से आया ड्रोन, कैसे आया और कैसे मार के चला गया। टेक्नोलॉजी की देन आप देख सकते हैं। पर फिलहाल आज 2024 में फिर से उसी की बात क्यों दोहराई जा रही है, आइए समझते हैं। समझना यह है कि हुआ काम ये बगदाद में, और शैडो कमांडर को मार दिया गया। और ये कल की बात है कि शैडो कमांडर के लिए जो इनका मकबरा टाइप या टॉम बनाया गया, वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जो दुख में थे कि उनके कमांडर को मार दिया गया है। पता चला जो लोग दुख मना रहे थे उनके ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वहां पे बम फटा। एक नहीं बल्कि 2 बम फटता है। ये सिटी है करमान की। आप ईरान का अगर आप मैप देखेंगे तो एकदम सेंटर में देखिए आपको करमान दिखेगा। करमान के आसपास मिलिट्री बेस भी है। एक बम फटता है, जो रैली निकली थी, जो प्रोसेशन निकला था, लोग दुख में थे कासिम सुलेमानी के लिए कि 4 साल पहले इसको मार दिया गया था। वहां पे लोग दुख में थे और उनके दुख को और बढ़ा दिया गया कि वहां बम फोड़ दिया गया, 95 लोग मर गए। कुछ देर बाद अगला बम फोड़ा जाता है जो कि थोड़ा सा उससे दूर है, पर है वहीं पे। जब तक रेस्पॉन्ड किए गए, लोग आए, फोर्स आई, दूसरा बम फट गया। तो लगभग 100 के ऊपर लोग मर चुके हैं और काफी लोग घायल हो चुके हैं इस अटैक में। और कहा जा रहा है इसको 1979 के बाद ये सबसे बड़ा विस्फोट उसके बाद का दिख रहा है जहां पे इतने लोग मर जा रहे हैं। करमान में ये हो रहा है और कासिम सुलेमानी के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जो 2020 में यूएस ड्रोन के अटैक में मर गया था। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लोगों की अटकलें हैं कि वेस्ट एशिया ऑलरेडी ट्रबल्ड है, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, और इसी ट्रबल में और थोड़ा छौंक लगाते हुए एक बम अटैक भी हो जाता है। ईरान का ब्लड बाथ, 2 एक्सप्लोजन रिप्ड थ्रू अ मेमोरियल सर्विस इन करमान। अब समझने की कोशिश करते कि आखिर ये था क्या और किसके खिलाफ था। ईरान ऑफिशियल्स अभी भी पता तो लगा ही रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। नजरें 2-3 जगह जा रही हैं। पहली नजर, क्योंकि ईरान 3 H को बैक करता है, हमास, हिजबुल्ला और हाउदीस। फिलहाल की अगर आप बात करें तो हमास और इजराइल के बीच में ऑलरेडी एक वॉर चल रहा है। वहां से 23 लाख लोग गाजा से निकाले जा चुके हैं। हमास अभी भी अपना वेपन ड्रॉप नहीं कर रहा और कुछ इजरायलियों को आज भी पकड़ा हुआ है, इजरायलियों को पकड़ा हुआ है। फिलहाल ईरान ने खूब सपोर्ट किया हमास का। अब इजराइल के ऊपर एक उंगली उठ रही है कि जो बम का अटैक हुआ है और वो भी किसी के प्रोसेशन में हुआ है, तो इसका साफ मतलब है कि इजराइल उस घाव को वापस से कुरेदना चाहता था जो 2020 में यूएस ने दिया, और इसलिए इजराइल ने ऐसा हमला करवाया। यूएस ने साफ साफ तौर पर अपने आप का पलड़ा झाड़ते हुए बोल दिया कि ऐसे काम तो कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं जैसे आईएस इस्लामिक स्टेट है, जो कि चाहते नहीं कि शांति अमन बना रहे। यूएस ने पहले अपना पलड़ा झाड़ दिया, तो नजरें इजराइल के ऊपर उठी। यूएस के ऊपर जब तक उठती उसने अपना पलड़ा झाड़ दिया था। तीसरा, अभी तक हो नहीं सकता है कोई भी शिया सुन्नी का जो विवाद चल रहा है, हो सकता है उसके बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आया हो और उसने ये काम कर दिया हो। पर बहरहाल बात एक तय है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती जो हो रही थी किसी जमाने में, वो अब बहुत दूर जाती हुई दिख रही है। चाइना ने बड़ी मशक्कत की होगी कि सऊदी अरेबिया ईरान को साथ ले आए, पर यह दोस्ती दूर जाती हुई अब वापस से दिख रही है। आइए समझते हैं कि अब क्या होगा वेस्ट एशिया का हालत और आखिर ये सब हो क्यों रहा है।
1979 के आपको रेवोल्यूशन में लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको एक हिंट देते हैं। 1979 वो समय है जहां पे अभी लोगों को पता नहीं ईरान में कि मुझे किस तरफ जाना है। कुछ प्रो वेस्ट है, कुछ एंटी वेस्ट है। 1979 की बात चल रही है, अभी यूएसएसआर दिख रहा है सामने, बड़ा पावर है। 1979 में शाह डायनेस्टी रूल कर रहे हैं, शाह, और शाह अपने आप को प्रो वेस्ट बना के रूल कर रहे हैं। ये बात बहुत लोगों को नागवारा जाने वाली है। धीरे धीरे 1979 में कुछ लोग अपने आप सामने आएंगे जो कि जर्नलिस्ट होंगे, कुछ वहां के लीडर्स होंगे, और उसी समय खोमेनी और उनका परिवार सामने आता है। आज भी वही सुप्रीम लीडर है वहां पे, अयतुल्ला खोमेनी। अब खोमेनी के एक बड़े भाई हुआ करते थे जिनकी किसी हादसे में, जो आज तक पता नहीं चला क्या हुआ है, मृत्यु भी हो जाती है। और दूसरे जो भाई थे वो फिलहाल देश छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, वापस आएंगे क्योंकि ईरान रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा पहलू वही लेके आएंगे। 1979 में लोग शाह डायनेस्टी के खिलाफ हैं, करप्शन रैम्पेंट है, ब्यूरोक्रेसी एलिटिज्म भर चुका था। गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर की सीमा ही नहीं रह गई थी, इतनी अमीरी छा रही थी। और उस समय वापस से खोमेनी का परिवार आता है और लगाता है बहुत सारा जोर और कोशिश करता है कि शाह डायनेस्टी को यहां से निकाल दिया जाए, और होता भी यही है। ईरान का रेवोल्यूशन कहा जाता है वैसे तो कि बड़ा ही नॉन वायलेंट सा रहा है, हालांकि वायलेंस थोड़ा बहुत देखने को मिला, पर बहुत नॉन वायलेंट तख्ता पलट हमें देखने को मिला। और जैसे ही तख्ता पलटा, खोमेनी और उसकी इच्छा अनुसार जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बनना चाहे वो बन के सामने आ जाता है, और ईरान का रेवोल्यूशन सक्सेसफुल उस समय के लिए तो कहा जाता है। पर क्या वाकई में जिस गरीबी के लिए लड़ा गया, जिस भुखमरी के लिए लड़ा गया, जिस चीज के लिए लड़ा गया कि गरीबी को हटा के लोगों को एक एक इक्वल पटल पे लेकर आएंगे, क्या वो सफल होता दिखा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आज हम बात करें तो फिलहाल हो सकता है सुप्रीम लीडर भी है, हो सकता है वहां बहुत सारे लीडर्स भी हैं, पर फिलहाल हमें लगता है कि क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा है ईरानियन रेवोल्यूशन के खिलाफ। कहा जाता है कि उन्होंने बोला कि हम स्वर्ग बनाएंगे, हेवन बनाएंगे ईरान में, दिखा नहीं आते हुए। पॉवर्टी बढ़ती जा रही है एक्चुअल नंबर पे। जिनके पास अच्छा पैसा है वो और अच्छा पैसा बनाते जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ईरान पिछड़ता ही जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ईरानियन रेवोल्यूशन जिस चीज को लेकर आने वाला था वो आ नहीं पाया। हालांकि कुछ दिन टेम्पररी जरूर रहा होगा जब शाह डायनेस्टी को हटाया गया, क्योंकि वो प्रो वेस्ट थे, तो साफ कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर के एरा में यूएसएसआर का पलड़ा भारी होता दिखा और शाह को हटा दिया गया। पर आज भी अगर आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया ट्रबल्ड है। अब चर्चा करते हैं कि ईरान तो बढ़ नहीं पाया, और ये मेरा पूरा जो वेस्ट एशिया है वो ट्रबल्ड है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनस्टेबिलिटी एनीवेयर इज थ्रेट टू स्टेबिलिटी एवरीवेयर। वेस्ट एशिया हमारे एशिया का भाग है, हमारे विश्व का भाग है। वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी आप देखिए कहीं दिख ही नहीं रही है। ईरान परेशान, इराक परेशान, इजराइल परेशान, सऊदी अरेबिया यमन परेशान, ये सारी परेशानियां तो यहीं चलती हुई दिख रही हैं। और इन परेशानियों के बीच में लोग अपने अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रूल करने लगे, हमास, हिजबुल्ला, हाउदी, और ये सबको ईरान बैक कर रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई कौन नहीं जानता। अगर वेस्ट एशिया स्टेबल नहीं रहा तो विश्वास मानिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस विश्व के अर्थव्यवस्था को, ह्यूमन डेवलपमेंट को। ऑयल जो सबसे बड़ा भंडार कहा जा रहा है ऑयल का, जहां से पास होता है और जहां रिसोर्स है, वो सबसे बड़े खतरे में है। दूसरा, हर कंट्री चाह रही है डेवलप्ड वर्ल्ड की यहां नजर गड़ा के बैठी है, अपने दोस्त और दुश्मन को चुन रही है बैठ के। तीसरा, ये हमारे एशिया में भारत को कभी मंजूर नहीं है कि उसके पड़ोस में कहीं भी वॉयलेंस हो, क्योंकि वॉयलेंस वहां होने का मतलब इस पूरे क्षेत्र को आजादी मिल चुकी है कि वो किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पनपने की जगह थे, हम अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। वो रेवोल्यूशन के नाम पर आए या शांतिपूर्वक तरीके से आए, पर आनी जरूरी है। और फिलहाल ईरान में जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे भी। पाकिस्तान को भी यही सबक दिया था तालिबान ने। तालिबान को जब पाकिस्तान उगा रहा था तो उसको लगा था कि मैं इसको यूज करूंगा किसी और देश के खिलाफ। आज तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ा होकर वही बम फोड़ते हुए दिख रहा है। यही सऊदी अरेबिया की भी हालत होने वाली है, और यही हालत होने वाली है ईरान की भी। जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करेगा, उसको सोचेगा कि मैं इसको किसी और के खिलाफ यूज करूंगा, वो देश आज नहीं तो कल परेशान होगा ही होगा। ईरान अपने आप में बहुत डेवलप पावर बनता हुआ दिख रहा था, आज भी दिखता है। मिलिट्री पावर अगर आप उसका देखें या फिर टेक्नोलॉजिकल वाइज आप देखें, बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स दिखते हैं आज भी जो वहां को पीछे कर सकते हैं। मुझे ईरान में स्टेबिलिटी अगर लानी है
तो ऐसे एक्टरों को पहले आपको दूर करना पड़ेगा और इस एरिया में स्टेबिलिटी लाने का दारोमदार ईरान और सऊदी अरेबिया के हाथ में है। जिस दिन ये इस बात को समझ जाए वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी आ जाएगी और अगर आ गई तो विश्वास मानिए एशिया के नाम इस सेंचुरी को लिखने में कोई दो राय नहीं है। पर अगर नहीं आई तो सबसे ज्यादा वायलेंस इसी क्षेत्र में दिखना है हमें अगले कुछ साल में। अब चुनना हमें है कि हम वायलेंस देखना चाहते हैं या शांति देखना चाहते हैं। जरूर कमेंट करके एक चीज बताइएगा नीचे, क्या आपको लगता है ईरान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है या नहीं करता? नीचे कमेंट करके बताइएगा और यह भी बताइएगा कि ईरान किस किस देश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही और आपको जल्दी से हम बता दें, अगर आपको ऐसी ही चीजों को सुनना है, पढ़ना है और समझना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आज अंतिम ऑफर का दिन है, टोटल 50% है, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। आप कोई भी कोर्स लेंगे आपको मिलेगा। सीएमसी कोड याद रखना है आपको। कौन सा कोड याद रखना है? सीएमसी याद रखिएगा। जहां है सीएमसी उधर ही आपको मिलेगा बढ़िया कंटेंट का कवरेज। और आप लीजिए कोर्स को 52,487 रुपए में पूरा कॉम्बो आपको हम दे रहे हैं। जीएस ले जाइए, ऑप्शन ले जाइए, सीसेट ले जाओ, पढ़िए पर बस खरीदने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए है ये सब। तो फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स आपका एक्सटेंशन भी आपको मिला, 6 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। किस कोड पर? सीएमसी कोड पर, याद रखिएगा। और मजेदार बात, ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। 30 टेस्ट है, 22 जीएस के, 8 सीसेट के। पढ़िए अच्छे से, दीजिए टेस्ट को और मजा लीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट के आप कहीं नहीं जाएंगे। याद रखिएगा टेस्ट खूब देना पड़ेगा। और जो लोग दे रहे इस बार इंटरव्यू, बोलिएगा मॉक दे दे भाई, हमारे यहाँ डैफ अपना सबमिट करें, मॉक दे दे। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बढ़िया, उनको फायदा ही मिलेगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।